स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट के उन सेंटेंसेस को डील करने वाले हैं जिसमें वर्ब नहीं आता है। पहचान वाला शब्द आप जानते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट का, जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। लिखा है कि वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे इत्यादि शब्द आते हैं। इन शब्दों के पहले जो शब्द दिखाई देगा वो वर्ब नहीं होगा। क्लियर है? तो ये तो हुआ पहचान। और हेल्प वर्ब एक्टिव में क्या लगता है? विल, शैल। पैसिव में विल बी, शैल बी। ये तो आप जानते ही हैं। और हमने ये भी बताया कि भले ही शैल का प्रयोग होता हो, लिखा हो, लेकिन आज के मॉडर्न इंग्लिश में शैल का प्रयोग नहीं होता है या नहीं के बराबर होता है। तो इसलिए हम लोग भी सिर्फ विल का प्रयोग करते ही काम चलाएंगे, विल या विल बी का। क्लियर है? अब क्या करना है? अब करना है कि भाई ये देखना है कि अगर पहचान वाले शब्द के पहले जो शब्द दिख रहा है वर्ब ना हो तो उसको किस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है, किस तरह से डिसाइड किया जाता है कि उस वाक्य में एक्टिव का हेल्प लगेगा या पैसिव का हेल्प लगेगा। दूसरी बात, उस वाक्य में सब्जेक्ट है या नहीं है, और सब्जेक्ट नहीं है तो देयर का प्रयोग करेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस स्टडी में हम लोगों ने कुछ और वीडियो भी देखे हैं पिछले एपिसोड्स में, जिसमें हम लोगों ने दूसरे टेंसेस को पढ़ा था जिसमें पहचान वाले शब्द के पीछे वर्ब नहीं आ रहा था। तो आज हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। इसमें जो वाक्य बनेंगे वो कुछ वाक्य आपके सामने, उसमें से एक वाक्य आपके सामने स्क्रीन पर है। कल वह मीटिंग में व्यस्त होगा। इसको किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं चलिए देख लेंगे। तो सबसे पहले वही देखते हैं कि पहचान वाला शब्द क्या है। पहचान वाला शब्द होगा, और होगा के पीछे लिखा व्यस्त। तो ये जो व्यस्त शब्द है ये वर्ब नहीं है। जो वर्ब नहीं है इसको चेक करने का तरीका मैंने पहले भी बताया है कि जो शब्द दिख रहा है पहचान वाले शब्द के पीछे, उसके साथ ना अक्षर जोड़कर देखिए। व्यस्त ना, क्या सुनने में सही लगा? अगर सुनने में नहीं सही लगा तो इसका अर्थ ये निकला कि ये शब्द वर्ब नहीं है। व्यस्तना शब्द वर्ब नहीं है। अगर ये शब्द वर्ब नहीं है तो क्या किया जाता है? सब्जेक्ट खोजा जाता है, ऑब्जेक्ट तो बिल्कुल नहीं खोजा जाता है। अगर पहचान वाले शब्द के पीछे वाला शब्द वर्ब ना हो तो हमें ऑब्जेक्ट बिल्कुल नहीं खोजना है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है, सिर्फ सब्जेक्ट खोजना होता है। और सब्जेक्ट खोजने के लिए ये 4 प्रश्न हैं, किसके पास, किसमें, कौन या क्या चीज़ लगा के किया जाता है, जिसकी मदद से हम लोग सब्जेक्ट खोजते हैं। जिसमें से पहले 2 प्रश्न हैं किसके पास या किसमें, इसको लगा के पहला प्रश्न किया जाता है। ये दोनों प्रश्न इस बात को खोजने के लिए किया जाता है कि क्या इस वाक्य में सब्जेक्ट है, और अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब की जगह हैव लगेगा। अगर किसके पास या किसमें लगा के प्रश्न करने पे उत्तर मिले तो मान लेंगे कि सब्जेक्ट है, और उस वाक्य में एक्टिव का हेल्प भी लगाएंगे और वर्ब की जगह हैव का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि क्या इस वाक्य में हैव का प्रयोग होगा वर्ब की जगह और एक्टिव का हेल्प भी लगेगा। तो चलिए पहला प्रश्न होगा किसके पास लगा के, कहाँ पर? इसी जगह जिस शब्द को आपने देख के अभी तय किया कि ये शब्द वर्ब नहीं है। तो यहाँ पे लगा के जब प्रश्न करेंगे किसके पास व्यस्त है, किसके पास व्यस्त है। अब होगा लिखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसके पास व्यस्त है कहेंगे तब भी प्रश्न बना, किसके पास व्यस्त होगा ये भी प्रश्न सही है। प्रश्न करने के बाद अब हमें ये सोचना चाहिए कि क्या ये प्रश्न सुनने में सही लग रहा है, किसके पास व्यस्त है, किसके पास व्यस्त होगा। अगर प्रश्न सुनने में सही नहीं लगा तो आप उत्तर खोजने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि उत्तर नहीं मिलेगा, और ज़बरदस्ती उत्तर खोजने की कोशिश मत करिएगा। अब आप ये सोच रहे हैं किसके पास व्यस्त होगा लगा के एक प्रश्न करना है, चलो उत्तर तो खोज ही देते हैं, क्योंकि प्रश्न किया है तो उत्तर जरूर मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है उत्तर मिले, हो सकता है उत्तर ना मिले। तो सबसे पहले ये आपको चेक करना चाहिए कि प्रश्न सुनने में सही लग रहा है कि नहीं। प्रश्न सुनने में सही नहीं लग रहा है तो इसका मतलब उत्तर भी नहीं मिलेगा, और अगर आपने फिर भी कोई उत्तर खोज निकाला तो वो उत्तर गलत होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे किसके पास व्यस्त होगा ये प्रश्न ही सुनने में गलत लगा, तो इसका अर्थ ये निकला कि इस वाक्य में किसके पास या किसमें, किसमें भी लगा के प्रश्न कर लेते हैं, किसमें व्यस्त होगा, ये भी सुनने में अटपटा लग रहा है। तो अर्थ ये निकला कि किसके पास या किसमें लगा के तो उत्तर नहीं मिला। अगर किसके पास या किसमें लगा के उत्तर नहीं मिला तो 2 बात क्लियर हो गई। एक ये कि इस वाक्य में वर्ब के स्थान पर हैव का प्रयोग नहीं होगा, एक बात। दूसरी बात, इस वाक्य में एक्टिव का हेल्प वर्ब नहीं लगेगा, पैसिव का हेल्प वर्ब लगेगा। क्लियर? यानी एक प्रश्न करने मात्र से आपको 2 बातें क्लियर हो जा रही हैं कि वर्ब में, इसमें वर्ब के स्थान पे हैव का प्रयोग नहीं होगा, और दूसरी बात एक्टिव का हेल्प लगेगा या पैसिव का हेल्प लगेगा, ये भी बात किसी प्रश्न के करते ही क्लियर हो जा रही है। क्लियर? तो इस वाक्य में भी आपको पैसिव का हेल्प लगाना है, ये क्लियर हो गया, यानी विल बी का प्रयोग करना है, एक बात। लेकिन अब देखिए सब्जेक्ट तो अभी तक आपको मिला नहीं, किसके पास लगा के आपने प्रश्न किया, उत्तर मिला नहीं, तो अब क्या करना पड़ेगा? तो कौन या क्या चीज़ लगा के प्रश्न करना पड़ेगा।
अगर उत्तर मिल गया तो वो सब्जेक्ट होगा, उत्तर नहीं मिला तो इस वाक्य में देयर का प्रयोग होगा सब्जेक्ट के स्थान पर। क्लियर? तो पूछ लेते हैं किसके पास लगा, कौन लगा के, कौन व्यस्त होगा, तो उत्तर मिला, वह व्यस्त होगा, तो यहाँ पे उत्तर मिल गया तो वह सब्जेक्ट है। अगर वह सब्जेक्ट है तो इस वाक्य में देयर का प्रयोग नहीं होगा सब्जेक्ट के स्थान पर। तो अब ट्रांसलेशन करना शुरू करें, क्योंकि ये सकारात्मक वाक्य आप देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? वह की इंग्लिश हो जाएगी ही। नंबर 2 हेल्प यू होगा पहला भाग, हेल्प यू विल बी लिखा हुआ है तो पहला भाग विल होगा, खाली विल लिख लेंगे। नंबर 3 नॉट, इस वाक्य में अगर नॉट होता तो नॉट यहाँ लिख देते, नॉट नहीं है तो नॉट छोड़ देंगे। नंबर 4 हेल्प यू का बचा भाग बी लिख देंगे। नंबर 5 पहचान वाले शब्द के पीछे आने वाले शब्द की अंग्रेजी, पहचान वाला शब्द होगा, उसके पीछे आ रहा है व्यस्त, तो व्यस्त की इंग्लिश बना देंगे बिजी। अच्छा, आप में से कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर पैसिव का हेल्प यू लगा है तो पैसिव के हेल्प यू में हम लोग तो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो वो क्या करने लगते हैं, यहाँ पे जो शब्द है उसका थर्ड फॉर्म यूज़ करना शुरू कर देते हैं। देखिए ये बात क्लियर कर लीजिए, पैसिव का हेल्प यू लगाने का मतलब ये नहीं होता कि उसके बाद कोई भी शब्द जो दिखे उसका थर्ड फॉर्म लगा दो। अगर आप पैसिव का हेल्प यू लगा रहे हैं तो उसके बाद जो शब्द दिख रहा है वो वर्ब होना चाहिए थर्ड फॉर्म लगाने के लिए। अगर वो शब्द वर्ब नहीं है तो उसका कोई थर्ड फॉर्म हो ही नहीं सकता है। ये जो बिजी शब्द लिखा है ये है एडजेक्टिव, इसको विश्लेषण कहते हैं, किसी की विशेषता बता रहा है, किसी की स्थिति बता रहा है। क्लियर है? तो ये आपका एडजेक्टिव है, इसका कोई थर्ड फॉर्म नहीं होता है, इसकी डिग्री होती है। वो अगला कोई चैप्टर जब अगले बार या आगे वाले वीडियो में हम लोग जब पढ़ेंगे डिग्री क्या होता है, डिग्री से रिलेटेड कुछ चीज़ों को जब डील करेंगे तब आपको ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा ये चीज़। लेकिन फिलहाल ये समझ लीजिए कि जब आप पैसिव का हेल्प यू लगाते हैं तो उसके बगल वाला जो शब्द है अगर वो वर्ब नहीं है तो उसके थर्ड फॉर्म के चक्कर में मत पड़िएगा, वो थर्ड फॉर्म नहीं होता, उसमें ईडी लगाने की कोशिश मत कीजिए या कुछ और लगाने की कोशिश मत कीजिए। अक्सर मैंने ईडी इसलिए मैंने कहा क्योंकि अक्सर थर्ड फॉर्म में ईडी लगता है तो बच्चों की आदत हो जाती है ईडी लगाने की, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पे बिजी है तो बिजी लिख के छोड़ दिया। अब क्या बचा रह गया? मीटिंग में, तो कल मीटिंग में, तो जो बचा इसे पीछे से इसे बनाना शुरू कर देते। तो मे बचा पहले, तो इन मीटिंग कल टुमारो, ही विल बी बिजी इन मीटिंग टुमारो। अगला वाक्य है सोमवार को इस मंदिर में श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ होगी। क्लियर? तो सबसे पहले देखिए पहचान वाला शब्द है होगी के पीछे लिखा है भीड़, बहुत भीड़। मैंने ये कहा था कि जब भी आप देखिए, अच्छा फिलहाल तो ये चेक कीजिए कि भीड़ शब्द वर्ब है कि नहीं। भीड़ मतलब लोगों की जो हुजूम दिखता है, जो जमावट दिखती है उसको हम लोग भीड़ कहते हैं, तो वो वर्ब कहाँ से हुआ? वो तो एक नाउन हुआ, कलेक्टिव नाउन उसको कहते हैं। क्लियर है? तो ये वर्ब नहीं हुआ है, वैसे भी इसमें ना लगा के जोड़ के देखिए, भिड़ना, भीड़ एक होता है भिड़ना, भिड़ गया जाके, वो अलग चीज़ है, भिड़ जाना अलग चीज़ है। और यहाँ पे भीड़ लिखा है, यहाँ पे भीड़ है, वो भिड़ना नहीं है, भीड़ है। तो यह भीड़ में ना जोड़ेंगे तो भीड़ ना हो गया, भिड़ना नहीं, भीड़ ना हो गया, तो इसलिए ये वर्ब नहीं है। तो वर्ब नहीं है तो किसके पास लगा के प्रश्न करेंगे? किसके पास भीड़ होगी। लेकिन उसके पहले एक बात मैंने पहले भी बतलाई है कि जब आप प्रश्न करेंगे ना किसके पास या किस में कौन या क्या चीज़ लगा के, तो उसके पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि जिस शब्द के पीछे आप किसके पास लगा के प्रश्न करने जा रहे हैं, क्या उसके पीछे वाले जो शब्द है वो अंग्रेजी बनाते समय पूरे एक साथ दिखेंगे या अलग अलग दिखेंगे, ये देखना पड़ता है। ये बहुत ट्रिकी मामला है। ठीक है? बहुत से बच्चे इस बात को समझ नहीं पाएंगे, थोड़ी सी समझने वाली बात है, खासकर वो बच्चे नहीं समझ पाएंगे जो अभी इनिशियल स्टेज पे हैं और अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है, उनको ये सब बातें समझ में नहीं आएंगी। तो ये मैंने एक वाक्य दे दिया है, थोड़ा सा लंबा सेंटेंस हो गया है, या जिन्होंने पहले से भी पढ़ना शुरू रखा है तो वो समझ में आएगा, उनको वो समझ जाएंगे इस चीज़ को कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। देखिए बहुत भीड़, ये पीछे जुड़ा है कि नहीं, किस तरह समझ में आएगा। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि अगर जिस शब्द के पीछे आप देख रहे हैं उसमें की शब्द दिखा, का के या की, तो समझ जाइए कि का के की के बाद वाला शब्द अगर संज्ञा है तो उसके पीछे वाला शब्द अगर क्रिया है तब तो का की कोई मतलब नहीं है, उसको छोड़ दिया, कोई मतलब नहीं, वो ना जुड़ा है ना कुछ जुड़ने की बात हो रही है वहाँ पे। लेकिन की के पहले वाला जो शब्द है अगर वर्ब नहीं है, अगर की के पहले वाला, का के या की के पहले वाला शब्द अगर वर्ब नहीं है, ध्यान दीजिए इस बात को अच्छी तरह से, अगर का की या के ठीक पीछे वाला शब्द वर्ब नहीं है तो का के की के बाद वाला शब्द और का के की के पीछे वाला शब्द पूरा का पूरा मिला के एक शब्द कहलाएगा, क्योंकि सारे के सारे शब्दों को मिलाकर इंग्लिश बनाएंगे ट्रांसलेशन करते समय।
यानी यहाँ से यहाँ तक बहुत श्रद्धालुओं की, मंदिर में बहुत श्रद्धालुओं की बहुत भीड़, बहुत 2 बार लिख दिया मैंने गलती से, चलिए बहुत बता देते हैं। श्रद्धालुओं की बहुत भीड़, ये पूरा का पूरा एक शब्द होगा। श्रद्धालुओं की बहुत भीड़, ये पूरा का पूरा एक शब्द होगा, क्योंकि इसकी इंग्लिश एक साथ बनाएंगे। तो किस तरह से बनाएंगे, पहले इसकी बनाएंगे, फिर की बनाएंगे, फिर इसकी बनाएंगे। इसके बारे में मैंने बताया था कि अगर 2 शब्दों के बीच, 2 संज्ञाओं के बीच में का, के या की शब्द लगाओ तो काके की इंग्लिश या तो ऑफ होती है या एपिस्ट्रोफी एस लगाया जाता है। इसका तरीका क्या है, की के पहले जो शब्द है ये सजीव है कि निर्जीव है ये देखा जाता है। अगर ये सजीव है, अगर ये सजीव है तो एपिस्ट्रोफी एस लगा काम चलाया जाता है। लेकिन उसमें भी कुछ क्लॉजेज है, उसमें भी कुछ बातें हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ने की, लेकिन मैं अभी संक्षेप में बता रहा हूँ। अगर की के बाद बहुत लिखा हो, बहुत, कुछ, बहुत, कई, ऐसे कोई शब्द लिखा हो, उस केस में आपको ऑफ का ही प्रयोग करना है। उस केस में आप भले ही ये सजीव संज्ञा क्यों ना हो, एपिस्ट्रोफी एस लगा के नहीं कहेंगे, तो उस केस में आपको इस शब्द की इंग्लिश पहले बनाएंगे, फिर की जगह ऑफ लिखेंगे, फिर इसके बाद श्रद्धालुओं की इंग्लिश लिखेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक, तब उस केस में आप एपिस्ट्रोफी एस लगा सकते थे। लेकिन आप देखेंगे ये इस केस में आपको एपिस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है। तो पहले बहुत भीड़ की इंग्लिश बना लेंगे। बहुत भीड़ की इंग्लिश होगी अ ग्रेट रश, लॉट ऑफ रश, टू मच रश, कुछ होगा ऐसा। और उसके बाद की इंग्लिश ऑफ, उसके बाद श्रद्धालु डेवटीज, टू मच रश ऑफ डेवटीज या ग्रेट रश ऑफ डेवटीज, ठीक, अ लॉट ऑफ रश ऑफ डेवटीज, इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखा आपने, जब अंग्रेजी बनाएंगे तो ये सारे के सारे शब्दों को एक साथ बनाना पड़ेगा। तो इसका अर्थ ये निकला कि जब आप किसके पास लगा के प्रश्न करने जा रहे हैं तो ये प्रश्न इस जगह होना चाहिए, इस जगह नहीं। ये एहतियात बरतने की बात है, थोड़ा अलर्ट रहने की बात है। अगर आप यहाँ पर भी लगा के प्रश्न करेंगे तो कई बार सही प्रश्न उत्तर सही मिलेगा, लेकिन कई बार गलत भी मिल सकता है। तो हम गलती करने की संभावना छोड़े ही क्यों, इसलिए अलर्ट रहना सीख लें। तो यहाँ पे लगा के प्रश्न करें, किसके पास श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ होगी, किसके पास श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ होगी। इसका उत्तर नहीं मिल रहा है। इसका अर्थ ये निकला है इस वाक्य में एक्टिव का हेल्प यू नहीं लगेगा और वर्ब की जगह हैव नहीं लगेगा। हेल्प यू क्या लगेगा तब, पैसिव का लगेगा। यानी किसके पास या किस में लगा के प्रश्न करने पे उत्तर ना मिले तो पैसिव का हेल्प यू लगाते हैं और वर्ब की जगह हैव का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक। तो यानी पैसिव का हेल्प यू लगेगा विल, बी। एक बात क्लियर हुई। अब प्रश्न तो रह जाता है ये कि भाई सब्जेक्ट क्या है, किसके पास खोजे, किसके पास लगा के खोजा हमने, किस में लगा के खोजा हमने, उत्तर नहीं मिला तो सब्जेक्ट है क्या, तब कौन लगा के प्रश्न करना पड़ता है, कौन या क्या चीज़ लगा के प्रश्न करना पड़ता है। तो प्रश्न करें, कौन श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ होगी या क्या चीज़ श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ होगी। प्रश्न ही सुनने में गड़बड़ लग रहा है तो इसका मतलब उत्तर नहीं मिलेगा। तो उत्तर नहीं मिला, तो उत्तर नहीं मिला तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह देयर का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी देयर का प्रयोग कब करते हैं, जब आप पहचान वाले शब्द के पीछे जो शब्द आया, जो संज्ञा आई, उसके पीछे जब आपने किसके पास, किस में, कौन या क्या चीज़ लगा के प्रश्न किया तब भी उत्तर नहीं मिला, तो उस केस में ये क्लियर हो गया कि इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है, और इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है तो देयर का प्रयोग होगा। क्लियर, वाक्य में वर्ब नहीं है, इसलिए अगर वर्ब होता तब देयर की बात ही हम लोग नहीं करते, तब हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट खोजते, और सब्जेक्ट नहीं होता तो ऑब्जेक्ट जरूर होता, ऑब्जेक्ट नहीं होता तो सब्जेक्ट जरूर होता, या वाक्य में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों होता। लेकिन अगर वर्ब ना हो पहचान वाले शब्द के पीछे तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट खोजा ही नहीं जाता है, ऑब्जेक्ट का कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं। क्लियर, तो वहाँ सिर्फ सब्जेक्ट खोजा जाता है, और सब्जेक्ट भी खोजने पे नहीं मिला तो देयर लगाएंगे। क्लियर हो गया। चलिए अब शुरू करते हैं। ये भी सकारात्मक वाक्य है। सबसे पहले सब्जेक्ट या देयर की इंग्लिश बनाने के लिए लिखा है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है तो देयर लगा देंगे। नंबर 2 हेल्पियो का पहला भाग विल, फिर नॉट, नॉट है नहीं, बार बार नॉट हम नहीं लिख पा रहे हैं, क्यों नहीं लिख पा रहे हैं पता नहीं। इसके बाद हेल्पियो का बच्चा भाग बी, फिर पहचान वाले शब्द के पीछे आने वाले शब्द की अंग्रेजी, पहचान वाले शब्द के पीछे क्या आ रहा है, श्रद्धालुओं की बहुत भीड़, इसकी इंग्लिश जैसे अभी हमने बताया टू मच रश ऑफ डेवटीज। अब क्या बचा रह गया, सोमवार को इस मंदिर में, तो जो बचा रह जाए उसको पीछे से बनाना शुरू करिए। में, इन, इस मंदिर, दिस टेम्पल,
सोमवार को की जगह ऑन मंडे। ऑन मंडे, ऑन क्यों लगा है? जब भी कोई दिन का नाम लिखा हो, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, उसके साथ अगर को शब्द लिखे तो को की इंग्लिश ऑन होती है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, ऑन मंडे। तो देयर विल बी टू मच रश ऑफ डेवोटीज इन दिस टेम्पल ऑन मंडे। क्लियर? अगला वाक्य है, अगले सप्ताह तो मेरी बहन की शादी में हमारे साथ होगे। होगे शब्द के पीछे लिखा है हमारे साथ। साथ शब्द में ना जोड़ के देखिए, साथना ऐसा कोई शब्द नहीं होता, इसका मतलब ये शब्द वर्ब नहीं है। वर्ब नहीं है तो किसके पास लगा के प्रश्न करेंगे? किसके पास साथ होगी, लेकिन किसके पास लगाने से प्रश्न पहले ये कंफर्म हो जाइए कि इसके पीछे जो शब्द लिखा है क्या अंग्रेजी बनाते समय एक साथ लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो देखिए, हमारे साथ विथ अस, हमारे साथ विथ अस, ये साथ लिखेंगे तो इसका मतलब जो आप किसके पास लगा के प्रश्न करेंगे तो यहां लगा करिएगा, किसके पास हमारे साथ होगे, किसके पास हमारे साथ होगे। ये प्रश्न सुनने में गलत लग रहा है, किसमें लगा के पूछिए, किसमें हमारे साथ होगे, किसमें हमारे साथ होगे, किसमें हमारे साथ होगे। ये सुनने में अटपटा लग रहा है प्रश्न, और अगर आप जबरदस्ती उत्तर खोजना चाहते हो तो अलग बात है। अटपटा लग रहा है तो उसी समय कैंसिल कर दीजिए, उत्तर खोजने की कोशिश मत कीजिएगा। जबरदस्ती उत्तर नहीं खोजा जाता है। क्लियर कट अगर आपको लग रहा है कि आंसर मिल रहा है तब तो ठीक है, तब तो रुकिए आंसर के लिए, नहीं तो तुरंत आगे बढ़िए। किसके पास से उत्तर नहीं मिला तो इसका मतलब हुआ इस वाक्य में एक्टिव का हेल्प वर्ब नहीं लगेगा और वर्ब की जगह हैव का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ पैसिव का हेल्प वर्ब लगेगा, विल बी लगेगा। अब सब्जेक्ट तो मिला नहीं तो क्या करना पड़ेगा? कौन या क्या चीज लगा के प्रश्न करना पड़ेगा। इसी शब्द के पीछे जहां पे हम लोगों ने किसके पास लगा के प्रश्न किया था, कौन हमारे साथ होगा, कौन हमारे साथ होगा, तुम हमारे साथ होगे, तुम। तो यहाँ पे तुम सब्जेक्ट है, तुम सब्जेक्ट है, इसका मतलब यहाँ पे देयर का प्रयोग नहीं होगा। जब आप कौन या क्या चीज लगा के प्रश्न कर लेते हैं, उत्तर मिल जाता है तो उसको सब्जेक्ट माना जाता है, तो उस केस में देयर का प्रयोग नहीं किया जाता है। कौन या क्या चीज लगा के प्रश्न करने उत्तर मिल जाए तो देयर का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आप ट्रांसलेशन करना शुरू करें। सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? तुम, यू। हेल्प यू का पहला भाग विल, नॉट है नहीं, हेल्प यू का बचा भाग बी। इसके बाद पहचान वाले शब्द के पीछे आने वाले शब्द की अंग्रेजी, पहचान वाला शब्द होगे, उसके पीछे आने वाला शब्द हमारे साथ, विथ अस। अब क्या बचा रह गया? जो बचा रह गया उसको पीछे से बनाना शुरू करेंगे। तो पीछे से बनाएंगे तो पहले मे लिखा है तो मे लिख देंगे इन। फिर पीछे बचा है मेरी बहन की शादी, तो इसको बनाना है मेरी बहन की शादी। अब देखिए, जो मेरी बहन की शादी, ये की शब्द लगा हुआ है बीच में, और की के पहले वाला शब्द एक संज्ञा है और की के बाद वाला शब्द भी संज्ञा है। तो मैंने क्या कहा कि अगर का के की शब्द लगा हो तो उसके पीछे वाला शब्द और उसके आगे वाला शब्द दोनों अगर संज्ञा हो तो पहले ये डिसाइड करना पड़ता है कि की इंग्लिश एपस्ट्रॉफी एस होगी या ऑ होगी। ऑ मतलब ऑफ, जिसको आप कहते हैं, हम भी कहते हैं, जनरली ऑफ ही कहते हैं, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन उसका होता है ऑ, जो क्लियरली हम लोग नहीं बोल पाते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप भी कोशिश करिए। तो यहाँ बहन शब्द जो है ना, ये सजीव संज्ञा है, और यहाँ पे की के बाद यहाँ पे बहुत कुछ, ये सब कुछ नहीं लिखा है। तो इस केस में आप बहन शब्द के साथ एपस्ट्रॉफी एस लगा देंगे और शादी की इंग्लिश लिख देंगे तो हो जाएगा। यानी मेरी बहन की पहले इंग्लिश बनाइए, माय सिस्टर, और इसके साथ एपस्ट्रॉफी एस लगाएंगे, एपस्ट्रॉफी एस, माय सिस्टर्स शादी, वेडिंग। क्लियर है? माई सिस्टर्स वेडिंग। यू, और एक चीज छूट गया, अगले सप्ताह, नेक्स्ट वीक। यू विल बी विथ अस इन माई सिस्टर्स वेडिंग नेक्स्ट वीक। यू विल बी विथ अस इन माई सिस्टर्स वेडिंग नेक्स्ट वीक। अगला वाक्य, वह भविष्य में क्या होगा, वह भविष्य में क्या होगा। तो सबसे पहले देखें, पहचान वाला शब्द होगा, होगा के पीछे लिखा है क्या, क्या शब्द वर्ब नहीं है, ये तो आप ही मालूम है। क्या शब्द एक तो इंट्रोगेटिव वर्ड है, डब्ल्यूएच वर्ड है, इसलिए ये वर्ब नहीं है। अगर वर्ब नहीं है तो क्या करेंगे, किसके पास लगा के प्रश्न करेंगे, इसी जगह किसके पास, क्या के पीछे किसके पास लगा के प्रश्न करेंगे। किसके पास क्या होगा, भविष्य में किसके पास क्या होगा, इसका कोई उत्तर नहीं मिला तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि इस वाक्य में हैव का प्रयोग नहीं होगा और एक्टिव का हेल्प वर्ब नहीं लगेगा, पैसिव का हेल्प वर्ब लगेगा। एक बात क्लियर हो गई, तो यानी पैसिव का हेल्प वर्ब इस वाक्य में भी लगेगा।
अब दूसरा, जब प्रश्न का उत्तर नहीं मिला किसके पास लगा के, इसका मतलब उत्तर नहीं मिला, सब्जेक्ट नहीं मिला। सब्जेक्ट नहीं मिला तो फिर कौन लगा के पूछना पड़ेगा सब्जेक्ट है कि नहीं, कौन लगा के पूछ लेते हैं इसी जगह। कौन क्या होगा, भविष्य में कौन क्या होगा, तो भविष्य में कौन क्या होगा, वह भविष्य में क्या होगा, कौन क्या होगा भविष्य में, वह क्या होगा, तो वह यहाँ पे सब्जेक्ट है। अगर कौन लगा के प्रश्न करने पे उत्तर मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया, तो देयर लगाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, देयर नहीं लगाएंगे। क्लियर। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। ये प्रश्नवाचक वाक्य है, यहाँ पे क्या शब्द लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या शब्द लिखा है, तो क्या की इंग्लिश बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि वह भविष्य में क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में नहीं आ रहा है, इस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में नहीं आ रहा है। अगर हाँ या ना में आता तो क्या की इंग्लिश नहीं बनाते हैं, जैसे आप जानते हैं। तो यहाँ पे क्या की इंग्लिश बनाएंगे, पहले WH की इंग्लिश बनाएंगे, व्हाट। नंबर 2 लिखा है WH के साथ वाली संज्ञा, यानी क्या शब्द के बगल में अगर ये कोई संज्ञा वंज्ञा होती है तो उसकी इंग्लिश के बगल में बना देते हैं। ये होगा शब्द जो लिखा है ये तो पहचान वाला शब्द है, ये होगा के लिए आपने हेल्प यू वर्ब भी लिखा है, विल बी। क्लियर है, तो ये तो है पहचान वाला शब्द की इंग्लिश विल बी, इसको कहते हैं हेल्प यू वर्ब। तो बताने के लिए तो यही कह रहा है कि उसके बगल वाली संज्ञा की बना दो। फिलहाल आप ये मान के चलिए उसके बगल में संज्ञा वंज्ञा नहीं है तो छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। हेल्प यू का पहला भाग, तो हेल्प यू का पहला भाग विल लगाना है, तो वैसे भी देखिए विल ही आया, इसके बगल वाली शब्द ही पहले उसके बाद बगल में आई, ऑटोमेटिकली आ गई, भले ही संज्ञा ना हो तो क्या हुआ। आगे बढ़े, हेल्प यू का पहला भाग हो गया, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह वह ही। नंबर 5 नॉट है नहीं, छोड़ देंगे। नंबर 6 हेल्प यू का बचा भाग बी, फिर पहचान वाले शब्द के पीछे आने वाले शब्द की इंग्लिश, होगा के पीछे लिखा है क्या, इसकी तो पहले ही बन चुकी है, तो अब क्या बचा रह गया, भविष्य में, इन फ्यूचर। क्वेश्चन मार्क, व्हाट विल ही बी इन फ्यूचर। अगला वाक्य है, कुछ देर बाद इस हॉल में कितने लोग होंगे। होंगे पहचान वाला शब्द है, इसके पीछे लिखा है लोग। लोग शब्द वर्ब नहीं है, क्योंकि लोग शब्द में ना अक्षर जोड़ के देखने पे कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, वर्ब नहीं है। वर्ब नहीं है तो सबसे पहले किसके पास लगा प्रश्न करेंगे, इसी जगह किसके पास लोग हैं। इस प्रश्न का उत्तर इस वाक्य में नहीं निकला, इसका अर्थ ये निकला कि इस वाक्य में एक्टिव का हेल्प यू नहीं लगेगा और वर्ब की जगह हैव का प्रयोग नहीं होगा। हेल्प यू क्या लगेगा तब, पैसिव का, यानी विल बी इसमें भी प्रयोग होगा। नंबर 2, अब सब्जेक्ट खोजना है, क्योंकि जब किसके पास लगा के आपने प्रश्न किया उत्तर नहीं मिला, तो सब्जेक्ट नहीं मिला, तब कौन लगा के प्रश्न करेंगे, कौन लोग होंगे, कौन लोग होंगे, कौन लोग होंगे। इस प्रश्न का उत्तर इस वाक्य में नहीं लिखा है, कौन लोग होंगे इस प्रश्न का उत्तर नहीं लिखा है, इसका मतलब हुआ इस वाक्य में सब्जेक्ट की जगह देयर का प्रयोग करना है। क्लियर, तो यहाँ पे देयर लगाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं प्रश्नवाचक है, ये भी प्रश्नवाचक है, कितने लिखा है, तो पहले WH की इंग्लिश यानी प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश बनाने के लिए कह रहा है। प्रश्नवाचक शब्द क्या है, WH क्या है इसमें, कितने, कितने की इंग्लिश क्या होगी यहाँ पे, हाउ मेनी। क्यों हाउ मेनी होगी, क्योंकि कितने के बाद जो वर्ड लिखा है लोग, ये काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन किस तरह से पता किया जाता है, उसका सिंपल सा तरीका मैंने बताया कि उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करिए उस शब्द को। लोग, लोग की इंग्लिश होती है पीपल, पीपल के साथ 2 3 4 लगा के देखिए, 2 पीपल 3 पीपल 4 पीपल। सुनने में सही लगा है गलत लगा, सही लग रहा है, सही लग रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो शब्द है लोग, ये काउंटेबल नाउन है। अगर ये काउंटेबल नाउन है तो इसके पीछे जो कितने शब्द लिखा हो या कितना लिखा हो, उसकी इंग्लिश होती है हाउ मेनी, इसलिए मैंने हाउ मेनी यहाँ पे लिख दिया। नंबर 2 लिखा WH के साथ की संज्ञा, तो WH क्या है, कितने, कितने के बगल में जो शब्द लिखा है वो संज्ञा है, तो उसकी इंग्लिश के बगल में लिख देंगे हाउ मेनी पीपल। नंबर 3 लिखा हेल्प यू का पहला भाग विल। नंबर 4 लिखा है सब्जेक्ट या देयर, अभी आपने देखा कि इसमें देयर लगना है, सब्जेक्ट है नहीं तो देयर लगाएंगे। नंबर 5 नॉट है नहीं, फिर छोड़ देंगे। नंबर 6 हेल्प यू का बचा भाग बी। फिर नंबर 7 पहचान वाले शब्द के पीछे आने वाले शब्द की अंग्रेजी, पहचान वाला शब्द है होगा, होगा के पीछे जो शब्द है लोग, उसकी इंग्लिश पहले ही आप बना चुके हैं, तो अब जो बचा रह गया उसको पीछे से बनाना शुरू करेंगे। कुछ देर बाद इस हॉल में, तो पहले में की बनाएंगे इन, इस हॉल की बनाएंगे दिस हॉल। कुछ देर बाद आफ्टर सम टाइम या आफ्टर अ वाइल, आफ्टर वाइल मतलब भी होता है कुछ समय बाद, ठीक है। क्वेश्चन मार्क, सॉरी, तो हाउ मेनी पीपल विल देयर बी इन दिस हॉल आफ्टर वाइल। अगला वाक्य है, हम कल किस अवस्था में होंगे। होंगे पहचाना शब्द है, होंगे के पीछे लिखा अवस्था में, ये वर्ब नहीं है क्योंकि इसमें ना अक्षर जोड़ा नहीं जा सकता है, इसलिए वर्ब नहीं है। तो किसके पास लगा के प्रश्न करेंगे, इसी जगह किसके पास अवस्था में है, किसके पास अवस्था में। प्रश्न सुनने में सही नहीं लगा तो इसका उत्तर खोजने की कोशिश मत कीजिएगा। इसका अर्थ ये निकला कि इस वाक्य में एक्टिव का एल्पियम नहीं लगेगा, पैसिव का एल्पियम लगेगा, विल बी, और वर्ब की जगह हैव का प्रयोग नहीं होगा। एक बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, अब कौन लगा के प्रश्न करें, फिर से सब्जेक्ट हो जाए, क्योंकि किसके पास लगा के प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिला, तो कौन लगा के प्रश्न करेंगे इसी जगह। कौन अवस्था में होगा, कौन अवस्था में होगा, हम अवस्था में, कौन अवस्था में होगा, हम होंगे, हम अवस्था में होंगे, कौन अवस्था में होगा, हम, तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मिल गया तो इस वाक्य में देयर का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर है। अब ये भी प्रश्नवाचक वाक्य लिखा है किस अवस्था में, तो सबसे पहले किसकी इंग्लिश बनाएंगे, WH की। प्रश्नवाचक शब्द की, प्रश्नवाचक शब्द क्या है, किस, विच,
विच, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, विच के बाद वाला शब्द है अवस्था, उसको भी साथ में रखेंगे क्योंकि ये संज्ञा है, विच कंडीशन। लेकिन अगर उसके साथ में शब्द जुड़ा हुआ है, किसी भी प्रश्नवाचक शब्द के साथ अगर कोई प्रीपोजिशन भी जुड़ा होता है तो उसको या तो उसके साथ रखते हैं शुरू में या वाक्य के अंत में लिख देते हैं। यानी इन की इंग्लिश वाक्य के अंत में भी लिख सकते हैं, वाक्य के शुरू में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इन पहले लिख के देख लेते हैं, इन विच स्टेट या इन विच कंडीशन। नंबर 2 हो भी हो गया। नंबर 3 हेल्पियो का पहला भाग विल। नंबर 4 सब्जेक्ट क्या हम, वी। नंबर 5 नॉट है नहीं। नंबर 6 हेल्पियो का बचा भाग बी। अब पीछे वाले शब्द, अब पहचान वाले शब्द के पीछे आने वाले शब्द की इंग्लिश, तो हो गया कि पीछे लिखा किस अवस्था में, इसकी इंग्लिश हम लोग पहले ही बना चुके हैं। तो अब बचा क्या रह गया, कल, टुमारो। इन विच कंडीशन विल वी बी टुमारो। क्लियर। तो आज हम लोगों ने कुछ प्रश्नवाचक वाक्य डील किए हैं, कुछ साधारण वाक्य भी डील किए जिसमें वर्ब के स्थान पर हैव का प्रयोग नहीं हुआ है और पैसिव का एलपीओ लगा है और कहीं कहीं पे देयर का प्रयोग हुआ है। इसको किस तरह से किया गया सब मैंने पूरे डिटेल के साथ समझाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मैं फिर से वही आपके साथ गुजारिश करूंगा कि भाई इसको दूसरों के साथ शेयर करिए, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, खाली वीडियो देख के आगे मत बढ़िए। और अगर आपने संयम के साथ देखा है तो आपको जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। तो फिर से मैं अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा, मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।